नेहा की ननद विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। पूरी शादी में नेहा की सासू माँ ने नेहा को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी थी, न ही उसे कुछ दिखाया और बताया गया था। सिर्फ किचन की जिम्मेदारी उसके सिर पर थोप दी थी और शादी की सारी कुछ खरीदारी और तैयारी सासू माँ और उनकी बड़ी शादीशुदा बेटी ने मिलकर की थी। और नेहा की बड़ी ननद ने अपनी छोटी बहन की शादी में मुख्य भूमिका निभाई थी और बहू को किनारे कर दिया गया था। खैर, छोटी ननद की विदाई के बाद सासू माँ ने नेहा से बोला, चलो अब घर के कुल देवता को प्रसाद चढ़ा दो। बेटी विदा हो गई और यह काम तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। पूरी शादी में नेहा ने जो अपमान झेला था, सब कुछ नेहा के सामने घूम गया और नेहा ने बोला, क्यों, मैं क्यों चढ़ा दूं? अब मैं घर की बहू हो गई और मेरी जिम्मेदारी बन गई। जैसे अब तक सारे काम आपने बड़ी दीदी से करवाए हैं, वैसे ही यह काम भी आप अपनी बड़ी बेटी से करवा लीजिए। मैं क्यों करूं? मैं तो बस किचन संभालूंगी। नेहा की सास बोलती रह गई कि अरे, मेरी बेटी कुल देवता को प्रसाद कैसे चढ़ाएगी? यह तो घर की बहू का काम होता है और घर की बहू तुम हो। मेरी बेटी तो किसी और के घर की बहू है। नेहा ने भी पलट कर जवाब दिया, जब सारा कुछ अपनी बेटी से करवाया और मुझे किनारे कर दिया, तो कुल देवता का प्रसाद भी अपनी बेटी से ही चढ़वा लीजिए। मेरी क्या जरूरत? कहकर नेहा ने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। रीमा जब से अपने मायके से आई थी, लगातार रोए जा रही थी। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। जैसे तैसे उसने अपने सास ससुर को खाना बनाकर खिलाया और जल्दी जल्दी बच्चों को भी खाना खिला दिया और सर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन आज उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर साल उसका भाई दूज पर टीका कराने के लिए उसके पास आता था, लेकिन इस बार वो अपने आप ही टीका करने के लिए चली गई थी। रीमा के पापा की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी है और उसकी माँ अपने बेटे बहू के साथ इसी शहर में रहती है। अमित उनका इकलौता बेटा है और अपनी बेटी की शादी कर चुका है और छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। रीमा के पापा की सरकारी नौकरी थी, उसकी मम्मी की पेंशन भी आती है और भाई और भाभी दोनों ही एक स्कूल में पढ़ाते हैं। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मायका पास में ही होने के कारण वह अक्सर अपनी माँ से मिलने चली जाती है, लेकिन कभी भी एक रात के लिए भी अपने घर नहीं रुकती, क्योंकि उसके सास ससुर भी बीमार रहते हैं और बच्चे अब बड़े हो चुके हैं जिनके ट्यूशन चलते रहते हैं, इसलिए उसका अपने घर में रहना तो होता ही नहीं है। लेकिन सप्ताह में एक बार वह अपनी माँ से मिलने जरूर जाती है। आज जैसे ही घर पहुंची तो बाहर अंदर से आई आवाज से उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसकी भाभी माँ से कह रही थी, माँ, हम दीदी को अब भाई दूज पर महंगी साड़ी या महंगा उपहार नहीं दे सकते। हमारा इतना बजट नहीं, क्योंकि अब हमारी लड़की की भी शादी हो चुकी है और उसके खर्च भी बहुत बढ़ गए हैं। हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन माँ ने कहा, तुम दोनों मेरी बेटी पर कुछ खर्च नहीं करते हो, सारा मैं अपनी पेंशन से ही खर्च करती हूँ, इसलिए तुम्हें यह कहने का कोई हक नहीं। उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। इस पर उसकी भाभी ने कितना कुछ सुना दिया था माँ को। उन्हें मांगने की क्या जरूरत है? उन पर तो आप खुले हाथों से खर्च करती हो और आपसे मिलने भी वो केवल इस मकान के लालच में ही आती हैं, क्योंकि यह आपके नाम पर है। बस करो बहू, मेरी बेटी के बारे में कितना गलत सोच रखती हो। यहाँ केवल वह मेरी वजह से आती है, क्योंकि मेरे दिल के मरीज होने के कारण उसे मेरी चिंता लगी रहती है। आखिर मैं उसकी माँ हूँ। भाभी की सारी बातें रीमा के मन को छलनी कर दिया था, लेकिन ज्यादा दुख इस बात का था कि उसके भैया ने भी भाभी की बातों का कोई विरोध नहीं किया। वह उल्टे पांव वापस लौट जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाई ने उसे देख लिया था, इसलिए वह अंदर चली गई। टीका करने के बाद भाई ने जैसे ही उसे लिफाफा दिया, रोंदे गले से वह इतना ही कह पाई कि भैया, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आती, अपनी माँ से मिलने आती हूँ। मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब तक मेरी माँ जिंदा है मैं हमेशा आती रहूंगी, क्योंकि आपके साथ साथ माँ की जिम्मेदारी मेरी भी है। बहन मायके में कुछ लेने नहीं, प्यार बांटने आती है। आप जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, कल आपकी बेटी उसी जगह पर होगी। जरा सोच कर देखिए। और वो बिना शगुन का लिफाफा लिए ही अपने घर वापस आ जाती है। यूं तो अपनी गलती पर भाभी ने माफी मांगी थी, लेकिन एक गांठ तो हमेशा के लिए पड़ गई थी। वह सब बातें अपने ससुराल में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि लड़कियों को ससुराल में अपने मायके की इज्जत भी रखनी पड़ती है। लेकिन वह अंदर से बहुत आहत थी और यही सोच रही थी कि शायद सारे रिश्ते स्वार्थ पर ही टिके होते हैं। राहुल के हाथ में नया पैकेट देख रिया बोली, क्या लाए हैं देवर जी? राहुल बोला, कुछ नहीं भाभी, और जल्दी से अपने कमरे में चला गया। आज जेठानी को फिर मौका मिल गया अपनी सास यानी कि राहुल की माँ के कान भरने का। जब से राहुल की शादी नैना से हुई है,
नैना और उसकी सास के बीच पनपते प्रेम से बड़ी बहू को ईर्ष्या हो रही थी। वो चाहती थी नैना की भी अपने सास से ना बने जैसे कि उसकी नहीं बनती, पर सासू माँ और नैना की बहुत अच्छी बन रही थी, क्योंकि नैना बहुत ही ज्यादा समझदार थी और अपनी जेठानी की तरह बदतमीज और बदजुबान तो बिल्कुल भी नहीं थी। नैना को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी उसकी सास। कुछ भी बात हो, नैना बिना झिझके बोल देती थी। सासू माँ की सोच थी कि जिस माहौल में वो ससुराल में रही हैं, उनकी बहुएं वैसा ना रहे, इसी से बेटे और बहू के साथ सभी खुश रहेंगे। पर बड़ी बहू ने तो आते ही सास के इस छूट का नाजायज फायदा उठा लिया और उन्हें कभी कुछ समझा ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर हावी हो गई और बहुत ही बदजुबान भी हो गई। और उसे अब अपनी देवरानी नैना और सासू माँ की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वह हर वक्त इसी ताक में रहती कि कैसे करके इन दोनों के बीच झगड़ा लगवाए और दोनों के कान भरने की कोशिश करती रहती। राहुल के जाने के बाद सासू माँ से बोली, देख रही है माँ जी, आपका बेटा जोरू का गुलाम हो गया है। मैं तो बस बदजुबान हूँ। आपके बेटे को तो देखिए, छोटी बहू के लिए सामान लाया है और आपके लिए कुछ नहीं लाया और दिखाया भी नहीं। सासू माँ बोली, बहू हो सकता है कुछ ऐसा सामान हो जो हमें दिखाने में शर्म आ रही हो। अब नई बहू है, 50 चीजें होती हैं, हम जबरदस्ती करते तो कैसा लगता। तभी नैना और राहुल माँ जी को पैकेट देते हुए बोले, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ, ये आपके लिए। सासू माँ के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी और बड़ी बहू यानी कि नैना की जेठानी उससे अब कुछ बोलते नहीं बना और उनकी योजना धरी की धरी रह गई उन्हें अलग करने की। दीपावली का दिन था। नीरज के दोनों बड़े भाई और उनके परिवार नए कपड़े पहनकर दीपावली की खुशियां मना रहे थे, लेकिन नीरज और उसका परिवार पुराने कपड़ों में ही दीपावली मना रहा था, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि नए कपड़े खरीदने का नीरज का बजट नहीं था। नीरज का संयुक्त परिवार था और उससे बड़े 2 भाई थे। सारा खर्चा मिल बांट कर तीनों भाई उठाते थे। दोनों भाइयों के सारे बच्चे पढ़ लिख कर एडजस्ट हो गए थे और उनकी शादी भी हो गई थी। नीरज क्योंकि छोटा था तो उसके बच्चे भी अभी छोटे थे और जब तक उसके बच्चे बड़े हुए और उनकी पढ़ाई के खर्चे बढ़े और बेटी शादी के लायक हुई, तब तक दोनों भाइयों के बच्चे एडजस्ट हो चुके थे और दोनों अलग हो गए और अपना अपना अलग बसेरा बसा लिया था और नीरज अकेला पड़ गया। नीरज ने तो दोनों भाइयों के बच्चों की पढ़ाई और शादी में बराबर सहयोग किया था और अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं जोड़ा था, क्योंकि उसे लगा था उसके बच्चों की पढ़ाई और शादी में भी दोनों भाई बराबर सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दोनों भाई अपना काम निकलते ही नीरज को छोड़कर अलग हो गए और नीरज ने अकेले अपने बच्चों की शादी और पढ़ाई का खर्चा वहन किया। और क्योंकि नीरज ने अपने बच्चों के लिए अलग से कुछ जोड़कर नहीं रखा था और उसके भाइयों ने उसे धोखा दे दिया था, इसलिए अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया था। इसलिए आज दीपावली के दिन नीरज और उसका परिवार पुराने कपड़ों में साधारण तरीके से दीपावली मना रहा था और उसके दोनों बड़े भाई नए कपड़ों में बहुत ही मजे में दीपावली मना रहे थे। लेकिन नीरज को अब एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो, अपने परिवार के लिए पैसे जरूर जोड़ कर रखने चाहिए, कभी भी किसी के भरोसे अंधा नहीं होना चाहिए। कैसी माँ हो आप भाभी, अपने बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, यही सब सिखा रही हो उसे। खुद से फुर्सत मिले तो इस पर ध्यान देना। देखो कैसे पटर पटर जुबान चलने लगी है इसकी, इसे भी अपनी तरह ही बनाएगी। बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए, खुद की माँ की तरह। मेरी माँ ने संस्कार नहीं दिए, इतनी आसानी से कह दिया इन लोगों ने। थोड़ा सा दिमाग तो लगाया होता कि जब मैं अपने माँ बाप के घर थी तब मैं किसी की माँ नहीं थी, तब मैं एक छोटी बेटी थी, तो भला माँ बनने की शिक्षा कहाँ से देती मेरी माँ। मन ही मन ये सोचती लोगों के ताने सुन रही थी मनोरमा। बात बस इतनी सी थी कि उसकी 10 वर्षीय बेटी धानी ने उसकी दादी को जवाब दे दिया था। दरअसल धानी बाहर के कमरे में बैठकर पढ़ रही थी, वहीं उसकी दादी और चाचा कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उसी समय दादी ने पानी पीने की इच्छा व्यक्त की, जो उनके कमरे में टेबल पर ही रखा हुआ था।
जिसे वह खुद उठाकर ले सकती थी या फिर उनके बेटे उठाकर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए धानी को आवाज लगाई। धानी किचन में से पानी का गिलास लेकर आई तो टेबल पर पानी रखा देखकर बोली, पानी तो यहीं रखा हुआ था, फालतू में ही मुझे होमवर्क करते हुए परेशान कर दिया। बस इसी बात को दोनों दादी और चाचा ने पकड़ लिया और उसके साथ साथ उसकी माँ को भी सुनाने लगे। इन लोगों में दिमाग लगाना खुद का दिमाग खराब करने के बराबर है, इसलिए मनोरमा ने बेवजह दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप धानी को लेकर बाहर आ गई। शाम को मनोरमा किचन में काम कर रही थी कि बाहर वाले कमरे से ससुर जी के चिल्लाने की आवाज आई, जो देवर जी को डांट रहे थे, साथ ही साथ सासू माँ को भी सुना रहे थे। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे गले से रोटी का निवाला कैसे उतर जाता है? दिन भर घर में बैठा रहता है, कुछ कमाने धमाने नहीं जाता, कुछ तो बोलो उसे। अरे पर एग्जाम तो क्लियर कर लिया है ना, अब सरकारी काम है, अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया, तो इसमें इसकी क्या गलती? बस तुम्हारी यही पक्ष लेने की आदत ने इसे बिगाड़ रखा है, अपने पिता से जुबान लड़ा रहा है। अरे बस इतना ही तो कह रहा है कि आप सब्र रखो, बस यही संस्कार दो अपने पिता से जुबान लड़ाने की। खुद की माँ ने जो संस्कार दिए हैं वही तो अपने बच्चों को दे रही हो। ऐसा कहकर ससुर जी अपने कमरे में चले गए। सासू माँ ने पलट कर देखा तो मनोरमा वहीं पर खड़ी थी। उसे देखते ही बोली, अब तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? जाकर किचन में अपना काम करो। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ यह सुन रही थी कि माँ मेरी हो चाहे आपकी, हमेशा माँ ही बुरी होती है। चाहे आप सुनाओ चाहे कोई और, हमेशा माँ को ही बुरा बताया जाता है। ऐसा कहकर मनोरमा चुपचाप किचन में चली गई और सासू माँ उसे देखती रह गई।